हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मैनेक्स। तो आज की वीडियो में हम सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 का यूपीएससी का जो अभी एग्जाम हुआ रिसेंटली 2020 का सीएसपी सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम, तो उसका क्वेश्चन पेपर जो है सेट ए का हम आज डिस्कशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक यानी कि जीएस पेपर 1 है। ठीक है, तो इसके बारे में और इसको हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। सही आंसर कौन सा है वो चूज करेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो समय मिलता है हमको, टाइम होता है 2 घंटों का समय होता है। टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और नेगेटिव मार्किंग्स भी रहती है, यानी कि 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन प्रेस करो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता। राज्य निजी निगमों कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई भी अनुबंध नहीं कर सकता। आधार बीमा उत्पादनों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है और आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आधार के बारे में पूछा है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है इसका। केवल 2 और 4 ये वाक्य इसमें क्या है, सही है। यानी राज्य निजी निगमों यानी कॉरपोरेशन से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता और आधार भारत की संचित निधि से हितलाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। पॉलिटी के ऊपर का क्वेश्चन है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां जो है वो किस क्षेत्र में है? तो हम देख सकते हैं इसमें ऑप्शन दिए हैं। नहीं अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में और कटौती प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के विषय में। तो हम देख सकते हैं, तो इसमें जो आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में लोकसभा के समान राज्यसभा की भी समान शक्तियां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन है MPLADS निधियां टाकाऊ परिसंपत्तियां जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त की जा सकती है। प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है और MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती है और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रणित नहीं किया जा सकता। कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। तो इसमें से कौन से सही उत्तर है वो हमको चुनना है। तो इसका अगर हम देख सकते हैं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट, यानी कि केवल 1, 2 और 4 सही है। इसमें ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है ये गलत है। इसमें क्या किया है, अग्रणित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये किया जा सकता है। ठीक है, इसकी वजह से ये गलत है। 1, 2, 4 हमारे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट किया गया है? तो ये किस मूलभूत अधिकार के अंतर्गत किया गया है? तो ये इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, समता का अधिकार, यानी राइट टू इक्वेलिटी। 4th का ऑप्शन है डी। ठीक है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्याधिशित है? नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं आंसर 5th का आंसर है बी, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, यानी DPSP पॉलिसीज, ये इसका सही आंसर है। भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्याधिशित है? तो ये राज्य की नीति के निदेशिक तत्व द्वारा। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन देखा हमने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण
उसको कहा जाता है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम देख सकते हैं इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा वो क्या आएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण है। ठीक है, नंबर 7 हम क्वेश्चन देख सकते हैं, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। ये हमको ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा सही ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन अगर हम देख सकते हैं इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी जो सीमित सरकार, लिमिटेड गवर्नमेंट, यही संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है। 8 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं अभी, नंबर 8, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिद्धांत और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी उद्देशिका, राज्य नीति के निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये तीनों उसको निर्देशित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को हम अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निशुल्क विविध सेवाएं प्रदान करती है। निशुल्क विविध सेवा प्रदान करती है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, नंबर 9 का राइट आंसर है ए। ठीक है, यानी कि सिर्फ 1 और 2, इसका मतलब 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। ठीक है, ये सही आंसर है। नंबर 10 का क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। ठीक है, नंबर 10 नंबर, तो निम्नलिखित युग्मों पर सही विचार कीजिए और कौन से सही सुमेलित है वो हमको इसमें चूज करना है। नंबर 10, तो सही ऑप्शन हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी केवल 1 और 3 ये सही है। अल्माटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल और तलानोआ संवाद किससे संबंधित है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में वो है। ठीक है, अब हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 11वां नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो संसद व्यवस्था वाली सरकार वो होती है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायित्व है और उसके द्वारा हटाया जा सकती है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के निर्माण की घोषणा करता है। तो राज्य के नीति के निदेशक तत्व कल्याणकारी यानी आदर्श राज्य की घोषणा करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है और भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदेशों जिन पर संविधान आधारित है उनकी सुरक्षा हेतु न्यायिक प्रावधानों की व्यवस्था करता है। कौन सा उपरोक्त में से सही है, तो इसका आंसर है बी, केवल 2 सही है। ठीक है, ए इसमें गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यह है गांधीवाद और इसमें मार्क्सवाद में एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ये इसमें समानता पाई जाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन अब हम देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नौकरशाही के निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, ये इसका सही आंसर है। नंबर 16 हम देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में पूछा है। भारत के संविधान के उद्देशिका के बारे में पूछा है 16वें प्रश्न में, तो इसका सही आंसर है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र उसकर इसका कोई विधिक प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण ट्रांश क्या निर्दिष्ट करता है। स्वर्ण ट्रांश यानी रिजर्व ट्रांश, तो ये IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं,
तो भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3 वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे और इस भाग में अधिकथित सिद्धांत के राज्य द्वारा कानून बनाने प्रभावित करेंगे। ये इसका है सही आंसर। 19 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य नहीं है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। और ऑप्शन 2 है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। तो इसमें से दोनों भी सही नहीं है, न तो एक और न ही दो। ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारत के राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। दूसरा है भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी तीनों सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। और एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद चलना आवश्यक। तो इसमें से सही कौन सा है? तो हम देख सकते हैं इसमें केवल 1 और 3 सही है और ऑप्शन 2 क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारत के इतिहास के संदर्भ के युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सी सही सुमेलित है? तो हम देख सकते हैं इसमें बेनियान, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट था, ये तो सही है। मिरासीदार राज्य का नामित राजस्व दाता था। ठीक है, तो इसमें एक गलत है। औरंग, ये क्या था? एक राजकोषीय प्रभारी नहीं था। औरंग मतलब एक वेयर हाउस टाइप था। तो उसका कौन सा सही आंसर आएगा? केवल 2 और 3। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अभी हम देखते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो हम देख सकते हैं बी इज द राइट आंसर, केवल 2 और 3 सही है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म से महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी और महासंघिकों को द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया जाता, लेकिन सवीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे। यह है उसका गलत आंसर। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा उसकी शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, यानी कि उस वक्त क्या हो गया था? भारत के दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। तो यही सही भारत के औद्योगिक क्रांति के 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ करके सही कालानुक्रम हमको लगाना है। तो हम देख सकते हैं इसका सही कालानुक्रम है 2। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 2 महेंद्र वर्मन प्रथम अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई थी। इसके बाद गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हो गई थी। इसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हो गया था और परांतक प्रथम चोल सत्ता की स्थापना की थी। तो सही आंसर क्या है? 2, 4, 1, 3। ये क्या है? सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो हुंडी का मतलब क्या होता है? विनिमय पत्र। ये इसका सही आंसर है। 25 नंबर हुंडी का मतलब पूछा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस पुस्तक में औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहन विजय के विरोध में चेतावनी दी थी। इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ये तीनों विधान सही है। ठीक है,
27 नंबर हम देखते हैं, गांधी इरविन समझौते के बारे में देखते हैं। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बारे में कौन सा सही आंसर है? तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना था, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए आदेशों का अध्यादेश वापस लेना था, पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति गई थी, और केवल उन्हीं कैदियों को रिहाई किया जाना वाला था जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। तो 1, 2 और 4 सही है, लेकिन 3 गलत है। तो इसका सही आंसर है केवल 1, 2 और 4, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अस्पृश्यता समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक विटाल विध्वंसन किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये गोपाल बाबा वलंकर के द्वारा लिखी गई थी। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 29 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्याव्याप तथा द्रोणमाप शब्द क्या निर्दिष्ट करता है? तो ये भूमैप यानी लैंड मेजरमेंट। ठीक है, लैंड मेजरमेंट के बारे में हमको बताता है। ठीक है, भूमाप। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श यानी आदेश दिया था या फिर सूचना दी थी? तो कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय की निंदा करता है, वह अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किसने कहा था अपनी जनता को? अशोक ने कहा था। ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामिता शब्द का सही विवरण कौन सा है? तो परामिता ये जो शब्द है इसका सही वर्णन है ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पद प्रशस्त हुआ। ये इसका है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, महिला भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, केवल 2 और 3 यानी सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसके कारण भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? तो ये इसका सही ऑप्शन है बी, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कर होना। इसकी वजह से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हो गया था। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की थी? तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है इन्हें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? तो इसका सही ऑप्शन है डी, वो ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ये है इसका सही आंसर। ठीक है, 34 नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण करता है? तो ये ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है डी, 1899 टू 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में ये करता है। ठीक है, ऑप्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि प्राचीन भारत के विद्वान साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन से सही है वो हमको चुनना है। तो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो ये दोनों तो गलत है, सिर्फ ए सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3, केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन है, 37 नंबर। ठीक है, तो विज्ञान का प्रश्न है, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतर यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये क्वेश्चन हम थोड़ा इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। In the context of recent advance in human reproductive technology, pro nuclear transfer is used for किसके लिए यूज किया जाता था? प्रिवेंटिंग माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज इन ऑफस्प्रिंग, इसके लिए ये किया जाता था यूज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? विथ प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या है, किसके लिए था?
राइट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर हम देख सकते हैं कि इसका सही आंसर इन सभी के लिए किया जाता है। ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, डिसीज डायग्नोस्टिक्स, इन सभी के लिए यूज किया जा सकता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 38। ठीक है, अब हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन दैट इज VLC टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट है? तो हम देख सकते हैं इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी VLC यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ 375 to 780 नैनोमीटर, देन VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth and VLC has no electromagnetic interference। ये क्या है? इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, एंड गिव द करेक्ट आंसर। हमको क्या करना है? करेक्ट आंसर कौन सा है वो इसमें चूज करना है। तो अगर हम देखते हैं इसमें, तो इसमें ओनली 1 and 3 करेक्ट है। ठीक है, ओनली 1। इट इज पब्लिक लीडर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट विच नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, एंड नंबर 3 एप्लीकेशन दैट डिपेंड ऑन द बेसिक फीचर ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडी परमिशन। ठीक है, 1 and 3 इज ओनली करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में पूछा है। ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में। तो कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मानव शरीर में औषधिया और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनको जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण होती है। तो कौन से कथन सही है? तो इसमें से ये चारों कथन सही है। ऑप्शन है डी, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खेतों में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना और डीएनए विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई व्हेल के श्वासों के नमूनों को एकत्रित करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसको ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3। इन तीनों को ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, यह प्राचीन 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों का काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किससे संदर्भित करता है? तो ये ऑप्शन डी, इवोल्व लीजा से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति को जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र से भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। कौन से सही है? तो इसका आंसर है डी, 1 2 3 तीनों इसमें सही दिए गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या है 45 नंबर क्वेश्चन? भारत में न्यूमोकोकल संयोगी वैक्सीन यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानी का शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है और उन प्रतिजैविकों के पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभाव नहीं है। यह ऑप्शन इसका सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत में पब्लिक ट्रांसफर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किससे प्रसंग में प्रयुक्त किया गया है? तो ये डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना से इसको प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
47 नंबर क्वेश्चन हम अब देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है केवल 1 और 3। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां नहीं होती, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं हो। ठीक है, और परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बहुत रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अभी हम देखते हैं 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से कारक बेंजीन उत्पन्न करते हैं? ठीक है, तो इनमें से सभी, ये जो है स्वयंचलित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉलीयूरेथीन से निर्मित उत्पादों का उपयोग, ये सभी बेंजीन के प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। यदि भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत के सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान करती है? तो इसमें हम देख सकते हैं केवल एक सही है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। ठीक है, अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर रहना यह हमको उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन, तो इसका, यदि आप अपने बैंक में मांग जमा खाते यानी डिमांड डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख की कमी आएगी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है? तो हम देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर। यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाह है। क्या है ये? सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाह है। तो भारत में जो ऋण हम देखते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा विशेषता है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, वर्तमान में भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन हम देख सकते हैं यहाँ। तो इसमें कौन से कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1, 2 और सॉरी 2 गलत है, 3 सही है और 4 सही है। ठीक है, तो यही हमारे सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? तो सही आंसर है ए, कच्चे तेल की। ठीक है, इससे संबंधित है वो। 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है? गैर वित्तीय ऋण में कौन से सम्मिलित है? तो परिवारों का बकाया गृह ऋण, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि और राजकोषीय बिल, ये तीनों क्या है? गैर वित्तीय ऋण में लिया जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपयोग के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति है, इसके लिए ये किया जाता है। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 3। ठीक है, 2 गलत है।
नेक्स्ट हम देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल सीमित स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना। ठीक है, ये आरबीआई नहीं करेगा। 58 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 3 और 4। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि की दर में कमी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक दैट इज डीसीसीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देती है और डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समिति को निधि उपलब्ध करना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, ए रॉन्ग है इसमें। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि पर भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन से लाभ दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4, ये क्या है? इसका सही आंसर है। ठीक है, 60 नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि सार्वजनिक निवेश माना जाता है? भारत में निम्नलिखित किसे सार्वजनिक कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है? तो ऑप्शन है हमारा सही सी, केवल 2, 3 और 6। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी विकास और सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? इंटरेस्ट कवरेज रेट का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2। यह उस फर्म और जिस बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है और यह उस फर्म जिसमें बैंक ऋण देने जा रही है आने वाले जोखिम मूल्यांकन में मदद करता है। यह है इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। हाल के बीतों दिनों में निम्नलिखित में से कौन से नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित करती है? तो इनमें से सभी नीतियां चावल के मूल्य को प्रभावित करती है। 1, 2, 3, 4 सही। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना और उपभोक्ता सहायता यानी सब्सिडीज। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 नंबर क्वेश्चन तो हम देख सकते हैं डिटेल में, इस ऑप्शन दिए हैं 4। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्यों में सतत वृद्धि हुई। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है और पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का संबंध बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़ों की बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस समूह को सभी चारों देशों का G20 के सदस्य है? ठीक है, G20 यानी द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। ठीक है, कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल एक
फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए और फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कौन सा है। तो केवल इसमें 1 और 2 सही है। खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में भार वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक रहता है, और डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्य में होने वाली परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि सीपीआई करता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और नदी और वो कहाँ पे मिलती है ये पूछा है हमको। तो हम देख सकते हैं इसमें केवल सी इज द राइट आंसर, यानी वोल्गा कैस्पियन सागर में मिलती है और जम्बेजी हिंद महासागर में जाके मिलती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 69 नंबर का क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही हमको चूज करना है, कौन सा आंसर हमारा सही है। तो सभी अनाज, दालों और तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर प्रापण खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, यूटी में असीमित होता है, और अनाज और दालों का एमएसपी किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य की कमी नहीं पहुंचती। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें ना तो 1 सही है और नहीं 2 सही है। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। 70वां प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित हमको दिया है क्वेश्चन। हम देख सकते हैं इसका सही आंसर है केवल 1 और 3। भारतीय अर्थव्यवस्था संबंध वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर, अल्पकालीन प्रतिभूति रचित वचन पत्र है, और शीघ्रवर्ती द्रव्य सेल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्पावधि का बिल है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन है बी, सिर्फ 1 और 3। परिव्राजक मतलब परित्यागी और भ्रमणकारी, और उपासक मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं 72 नंबर के क्वेश्चन को। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं। तो भारतीय हाथियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है और हाथी की अधिकतम गर्भवती 22 माह तक हो सकती है। अधिकतम गर्भवती 22 माह की होती है। ठीक है, हाथियों में। नेक्स्ट हम देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 1, 3 और 4। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगल बाग आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जैव विविधता के बारे में। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉर्पोरेट स्मिथ, बारबेट एंड ग्रे चिंड मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेस्टॉर्ट क्या है? ये किससे संबंधित है? तो ये सब क्या है? पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय अनुपमृग यानी 12 सिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है कि संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है ए, कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? इस्पात स्लैग, तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट के उत्पादन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इस्पात स्लैग को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 77 नंबर क्या है? 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है? ठीक है, कहाँ पे कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिलता है? तो इसका सही आंसर है केवल 1 और
2 यानी अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य और गंगोत्री अभयारण्य। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग का अधिक प्राथमिकता दी जाती है? किसके प्रयोग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है? तो सही ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, ताम्र स्लैग, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी और जियो टेक्सटाइल। ठीक है, इन तीनों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79। ठीक है, 79 क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सही चुनना है हमको। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, ये तीनों भी क्या है? सही है। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करता है और भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन तीनों ऑप्शन का इसमें उपयोग होता है। यानी बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धिकर माध्यम के अंशों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धिकरण माध्यम के आंशिक अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को भी बढ़ावा देता है, और जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारणा क्षमता को भी अधिक लंबे समय तक बनाने में सहायक होता है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि किसी पौधे को विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका तात्पर्य क्या होता है? 81 नंबर क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन ए, उस पौधे को खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं हम 82 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूर और चोल किसके लिए विख्यात थे? तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए विख्यात थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज का क्या लाभ होता है? इसका क्या लाभ होता है? तो 83 नंबर का सही आंसर है तीनों, 1, 2, 3। पिछली फसल अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौध को नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा से सीधा रोपण संभव है, और मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। किसका होता है? कसावा, इसके अलावा क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर, इनका जैव ईंधन में उपयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर का हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन में होने वाली दीर्घकालीन क्षति के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है? भारत के दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो सिर्फ केवल एक आंसर इसका सही है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। 2 और 3 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? यह फसल उष्पोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर वाला पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिनमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, 87 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ए,
कपास। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सही कथन को हमको चुनना है। तो इसके सही कथन है केवल 1 और 2, सी और ये, यानी कि ये दोनों सही है। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजन्मी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 89 नंबर। ठीक है, क्या है 89 नंबर का क्वेश्चन हमारा? तो भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन से सही है ये हमको चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केवल 1 और 4। एक, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स यानी बर्ड चिप सेटलिंग्स के नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि के प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है और गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन के लिए तैयार की गई सेटलिंग की जा सकती है। नंबर 2 और नंबर 3 इसमें क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 90 नंबर। ठीक है, 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को परितंत्र अनुकूल कृषि माना जाता है? ठीक है, कृषि से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। फसल विविध रोपण, शिंबाधिक्य, टेंसियोमीटर का प्रयोग और ऊर्ध्वाधर कृषि, ये क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ होते हैं? कृषि में फर्टिगेशन के, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन सी इज द राइट। 1, सिंचाई जल की परिक्षेत्र का नियंत्रण संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ाई हुई मात्रा में सुलभ किए जाते हैं और रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। क्रोमाइट, कायनाइट और सिलिमेनाइट, ये क्या है? भारत में नामित प्रमुख खनिज, मेजर मिनरल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है महासागर औसत तापमान, ओशन मीन टेम्परेचर दैट इज OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में केवल 2 सही है। OMT जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है और उससे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा में से कम होगी या अधिक। ठीक है, ये निश्चित किया जाता है। ऑप्शन 1 ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। अमोनिया के यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है और सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल और उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन। भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 3। यह 2 जिलों में विस्तृत है और यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ऑप्शन 2 क्या है? रॉन्ग है इसमें। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उसमें से कौन सा सही है वो हमको चूज करना है। तो अगर हम देख सकते हैं इसमें केवल 1 भीलसा मध्य प्रदेश और 3 गिरनार गुजरात, ये दोनों गलत है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें कथनों पर विचार कीजिए
और सही कथन का हमको क्या करना है, चूज करना है। तो इसमें सही कथन है केवल 2 और 3। 2 नंबर है CGWA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है और विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है, तो ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तर गोलार्ध में होते हैं, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है। कौन से सही है, इसमें हमको इसमें से क्या चूज करना है, सही आंसर चूज करना है। तो सही आंसर है केवल 2, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। ये क्या है, सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास मीन्स क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों हमने 100 आउट ऑफ 100 राइट क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। इसके माध्यम से हमको जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ था 2020 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था प्रीलिम्स का 2020 का, वो हमने सॉल्व किया है। ठीक है, तो सही आंसर हमने देखे। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर मैंने गलत बताया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके लिए ठीक है क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। Every single day